हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लास्ट टाइम में सारे मेथड्स हम लोगों ने फिनिश कर दिए। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस किया था और उस मेथड में हमने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों का हमने डिस्कशन किया था। मैंने ये भी बताया था कि दोनों से हमेशा सेम आंसर आएगा बशर्ते कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दोनों सेम रहे। अगर दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो आंसर डिफर कर सकता है। आज हम उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मजे की बात आज ये है कि आज सारे मेथड्स को हम इकट्ठा देखेंगे बच्चे, है ना, ताकि हम और अच्छी तरीके से इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी प्रोसेस में आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ पाइए। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने घर से दिया था करने के लिए शायद, बट कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 आपको पता होगा, चैप्टर हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर में गुडविल के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। आपका 23 आओ ना, सुनो ध्यान से क्या निकल के आता है। JNKR पार्टनर्स इन फर्म कहता है देयर कैपिटल आर 3 lakhs एंड 2 lakhs। जे का 3 lakhs और के का कहता है कि 2 lakhs रुपीज है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010 फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि 20% है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। और फिर कहता है आपका सर ये तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड कह रहा है, ये नहीं बता रहा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ आपका सुपर प्रॉफिट। तो सर हम फिर क्या एज्यूम करेंगे? मेरे बच्चे आप जानते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में किसी भी से निकालो, चाहे एवरेज का चाहे उसका, सेम ही आंसर निकल के आना है। ऐसे क्वेश्चन में जहां कैपिटलाइजेशन मेथड सिर्फ लिख देगा वहां पक्का है कि आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड में कोई झगड़ा नहीं करने देगा। जहां पे झगड़े हो सकते हो पक्का नाम मेंशन करेगा। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। मैं सॉल्यूशन ऑफ 23 में नंबर 1 में मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल दो चाहे सुपर प्रॉफिट निकाल दो, आपका आंसर सेम आएगा। मैं एवरेज प्रॉफिट को निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज ये लिख देता हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड आपका ऑफ किसका जी, एवरेज प्रॉफिट। इससे किसी से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम ही तो आना है। तो मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को निकाल रहा हूँ। आओ जरा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आपका है उस बेसिस पे आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो कितना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है इट्स 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट। और ये 150 का जो प्रॉफिट अर्न किया है, आप चेक करो 20% रेट चल रहा है, 20 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? ये आ गया आपका 7,50,000, 750। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं जी, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड में कितना आपका है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कैपिटल जो है 3 + 2। आप जानते हैं जब कैपिटल बताएगा तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड। यहाँ पे मेरे बच्चे आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल है, रिजर्व के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, तो फिर नहीं रहा होगा। हमने क्या करना चाहिए, 3 + 2 यानी कि 3 लाख रुपीज एक का कैपिटल है, दूसरे का कैपिटल 2 लाख रुपीज आपका है, तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख का अमाउंट। आप इसमें से 5 लाख रुपीज के अमाउंट को माइनस कर दो, तो जो 2,50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट निकल के आया वो क्या बन गया आपका, यहाँ पे गुडविल बन गया। ये गुडविल निकल के आया। दिस इज कॉल्ड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पे आप आइए। नंबर 2 पे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ समझने समझाने को है नहीं मेरे बच्चे। ये कहता है भाई सुपर प्रॉफिट मेथड, ध्यान से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से बात कर रहा है। अगर गुडविल को वैल्यू किया जाएगा
2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपने पढ़ा था सेकंड वाला मेथड आपका, इसके अंदर सेकंड नहीं, सेकंड मेथड। हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बताइए, ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे जरा बताओ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना बता रहा है क्वेश्चन के अंदर में, एवरेज प्रॉफिट कितना मेरे बच्चे, एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला था 150। फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वही आपका एवरेज होता है। नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, इस पे आपका कितना परसेंट, 20%, यानी कि ये 1 लाख हो गया। तो 150 माइनस 1 कितना निकल के आ गया, 50,000। 50,000। जब आपको गुडविल निकालना है, गुडविल यहाँ पे, तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट है यानी कि 50,000 इंटू ईयर्स परचेज प्राइस, कितना क्वेश्चन में 2, आपका वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख रुपीज का अमाउंट है ना। तो ये अब हम लोग क्लब्ड मेथड में आ गए हैं, जो मेथड बोलेगा, जिससे बोलेगा हम उससे उसको निकाल के बता देंगे। आप प्लीज कॉपी कर लो। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 अब कराना चाहता हूँ, आप इसकी कॉपी कर लीजिए। अगर आपने कॉपी नहीं किया है और मैंने मिटाना शुरू कर दिया है तो आप मुझ पे गुस्सा नहीं करना, वीडियो को पॉज कर लो और फिर आप इसको लिखकर फिर हम उसके आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, आओ जरा हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला हम एंट्री करते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो सुनो ना मेरी बात, यहाँ पे 24 क्या बता रहा है, देखते जरा, सॉल्यूशन कर रहे हैं 24 का। आज हमारी स्पीड, हमारी मतलब मेरी और आपकी दोनों की, बहुत तेज होगी, क्योंकि सब कुछ जानते हैं मेरे बच्चे। आज रिवीजन हो रहा और कुछ नहीं। हाँ 24 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। और मैं इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कराऊंगा आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मेसर्स शालू एंड गालू। सर नाम कैसे है, मत जाओ नाम पे, कॉन्सेप्ट पे आप आइए। कहता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट आपको कहता है कि 15 में इतना है, 16 में इतना है, 17 में इतना है, तीनों साल में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, लॉस किसी में नहीं हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट भी आपको बता दिया 11%। रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर इज सर्विस इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब वही आपको प्रॉफिट से माइनस करना है। यानी कि नई कंपनी कह रही कि भैया आपके जाने के बाद मैं ये खर्च करूंगी तो मैं तो चार्ज यानी कि उसको माइनस करूंगी, कितना 2500 पर मंथ। रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर, पार्टनर हैं कितने, आप देखो यहाँ पे पार्टनर हमें 2 दिख रहे हैं, कौन जी, एक शालू और दूसरा गालू, ठीक है। तो यहाँ पे रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर दोनों को हमें देना होगा, कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कहता है कि 11 लाख से, और लायबिलिटी कहता है कि 1 लाख। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा गेम खेला आपके साथ। आप देखो इनके जो एसेट्स हैं 11 लाख और जो इनके लायबिलिटीज है कितना, 1 लाख। जरा बताओ 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख। ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन ने अपने आप को बचाया है। कैसे, आप चेक करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो पॉइंट ए में है वो भी 10 लाख है, और पॉइंट ई में जो इनका कैपिटल एट द एंड निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, वो भी 10 लाख निकल के आ रहा है। 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 लाख। तो यहाँ पे लास्ट आप देखो 4 मेथड है क्वेश्चन में गुडविल निकालने के। पहला क्या जी, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहला मेथड हो गया। 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सेकंड मेथड हो गया। और लास्ट दोनों जो है वो कैपिटलेशन मेथड के अंदर आ गए। ध्यान रखना यहाँ पे दोनों मेथड में गुडविल की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और जो इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड में, दोनों सेम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चेंजेस कराऊंगा। वो चेंज क्या कराऊंगा, आप भी कर लो बुक में ही, ताकि आपको समझ में आए। मेरे बच्चे यहाँ पॉइंट नंबर ई में जो एसेट्स बता रहा है 11 लाख का, और लायबिलिटी जो कहता है 1 लाख का, आप यहाँ पे लायबिलिटी को 2 लाख रुपीज कर दीजिए। सारे बच्चे आप सभी
अपने बुक में लायबिलिटी का अमाउंट जो 1 लाख लिखा हुआ है आप उसको 2 लाख का अमाउंट कर दो, 2 लाख का अमाउंट कर दो, और फिर हम अब आगे बढ़ते देखते क्या हमें निकल के आता है। ठीक है ना, हमने लायबिलिटी का अमाउंट को चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ था जिसको हमने कितना कर दिया, 2 लाख का अमाउंट। तो आओ ना अब शुरू करते हैं 24। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने जानबूझ के चेंज किया ताकि आपको फर्क समझ में आए। पहले मैं 24 में नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। नंबर 1 क्या है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रैक्टिस शुरू हो चुकी मेरे बच्चे, मतलब चैप्टर का अब अंत आ चुका और कुछ नहीं। हमें पता है कि इसमें पहले हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। मुझे बताओ जरा कि एवरेज प्रॉफिट जो आपका है वो कितना होगा। सर पॉइंट नंबर बी में कहता है कि आपके पास 15 में प्रॉफिट जो हुआ है 1,60,000 का, फिर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट कहता है 1,40,000 का, और लास्ट ईयर में प्रॉफिट कहता है यहाँ पे 2,70,000 का। 2,70,000 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 570 डिवाइडेड बाई 3, आई थिंक 190 आ जाएगा। फिर भी देख लेता हूँ, 570 डिवाइडेड बाई 3, हाँ जी 1,90,000 ये हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो आया मेरे बच्चे, इसमें से हमें माइनस करना होगा, लेस करना होगा क्या, रेमुनरेशन। याद कीजिए हमने आपको बताया था या तो तीनों साल में अलग अलग आप माइनस कर दो रेमुनरेशन तीनों साल में, या फिर क्या करो आप तीनों का एवरेज निकाल दो और एक ही बार माइनस कर दो रेमुनरेशन, ठीक रहेगा। दोनों का मीनिंग सेम है। रेमुनरेशन कितना माइनस किया जाएगा, ध्यान दीजिए, दो पार्टनर है शालू एंड गालू, और यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो 2500 कहता है पर मंथ आपका रेमुनरेशन है, तो 2500 पर मंथ, तो आपके 12 मंथ्स में इतना हो गया। और आपको कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, इनटू आपका 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका जी 60,000। आप यहां से 60,000 रेमुनरेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1,30,000 आपका निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट, या कह दो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आपका ये निकल गया। समझे मेरी बात, ध्यान रखना। रेमुनरेशन हमने क्या किया, तीनों का एवरेज निकाल दिया और 1 साल का हमने रेमुनरेशन माइनस कर दिया। एक और भी तरीका था, 160 आप मत लिखना, 140, 270, तीनों साल, क्योंकि रेमुनरेशन पर एनम है, तो तीनों साल 60,000 माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा उसका एवरेज निकालो, सेम होगा। या तो तीनों बार माइनस करो या एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो, मीनिंग सेम है बच्चे। अब अगर आपको यहाँ पे गुडविल निकालना है, अगर आपको गुडविल निकालना है तो 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज प्राइस, और कितना है जी 3 ईयर्स की बात करता है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे 3,90,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। बात समझ आ रही है, ये आपका फर्स्ट मेथड था, नंबर 1। आप समझे मेरी बात ना, मैंने क्या बताया, ये सर मुझे समझ में आया, आगे बताइए। नंबर 2 मेथड, 2 क्या है जी आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, मुझे बताओ कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल को निकालते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं सुपर प्रॉफिट, और ये फॉर्मूला क्या होता था बताइए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मुझे ये बता दो सिर्फ आप कि एवरेज प्रॉफिट ये वाला लिया जाएगा या फिर ये लिया जाएगा। सर गुडविल के लिए हमेशा ये लिया जाएगा, यानी कि 1,30,000 माइनस क्या करना, नॉर्मल प्रॉफिट। तो थोड़ा जगह छोड़ के नॉर्मल प्रॉफिट बताइए कैसे निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। सर इसका फॉर्मूला था एवरेज, ध्यान से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जरा बताओ क्वेश्चन के अंदर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर ए में मेरे बच्चे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। अगर एवरेज आपको अलग से ना बताए या फिर आप ना निकाल पाओ तो पॉइंट नंबर ई में जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है वही एवरेज मान लेते हैं।
इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में कितना है 11%, तो मुझे बताइए कितना निकल के आ गया 1,10,000, 110 है ना बच्चे, 10 lakhs का 11% 1,10,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 110। आप यहाँ से 1,10,000 को माइनस कर दो 110, तो जो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया वो कितना आपका हो गया 20,000 का अमाउंट, 20,000 का अमाउंट, ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। अब बताओ मैं क्या करूंगा जी, तो अगर हमें पता चल गया सुपर प्रॉफिट तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आप मुझे बताइए यहाँ पे गुडविल को निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस मेथड में गुडविल जो होता है उसकी वैल्यू होती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर्स परचेज प्राइस। सर एक बात बताइए, पूछो ना कि सर आपने पहले ये लिखा फिर ये निकाला, क्या मैं पहले नॉर्मल को निकाल के सुपर नहीं निकाल सकता? कोई भी पहले कोई भी बात करो, कोई भी पहले कोई भी बात में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, बस आंसर सही आना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया जी हमारा 20,000, और जरा बताओ इस मेथड में ईयर्स परचेज प्राइस कितना है 3, तो वैल्यू कितना आ गया 60,000, है ना। नंबर 1 आपका पहला मेथड था, नंबर 2 आपका सेकेंड। अब मेरे बच्चे थर्ड एंड फोर्थ यानी कि थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहा है। तो पहले तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका सुपर प्रॉफिट, जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करने की बात करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपका पॉइंट नंबर 3 में मैं आ चुका हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें पहले जानना होता है कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है जी, जो ये निकल के सेम ही तो होगा, है ना। इसमें भी क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कैसे निकल के आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल, आपको बिल्कुल सेम मैंने लिखा हुआ था। तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, एग्जामिनर को बता देंगे भैया हम पहले निकाल चुके दोबारा क्यों निकालेंगे। बस अगर हमें गुडविल निकालना है यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे जी, गुडविल जो होगा वो होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब हुआ कि 20,000 को कमाने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर नॉर्मल रेट हमारा 11% चल रहा है तो 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे 11, बताइए कितना निकल के आ गया यहाँ पे गुडविल की वैल्यू। तो 20,000 डिवाइडेड बाई आपका 11 और इनटू यहाँ पे 100, ये आ गया 1,81,819, 1,81,819 आपका। ये हमारा थर्ड मेथड निकल के आया मेरे बच्चे। फोर्थ जो हमारे पास मेथड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप पिछली क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में बताया था हर एक वर्ड में क्या मीनिंग है। और आपको याद होगा इस मेथड में कहा था कि पहले आप पता करो कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्या जी एवरेज प्रॉफिट। हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को अगर बाकी लोग कमाना चाहते हैं तो कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 130, हमेशा ये लिया जाएगा। 1,30,000 जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, अगर इंडस्ट्री के बाकी लोग कमाना चाहते हैं 11% के हिसाब से तो इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बताइए कितना 1,30,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू आपका 100, ये आ गया मेरे बच्चे 11,81,818, 11,81,818 आपका, ये हमारा आगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और जरा चेक करो कि आपका जो एक्चुअल, यहाँ पे एवरेज नहीं है, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट एंड में कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर ई से ये जवाब मिलेगा। ई में आपका एसेट्स कितने का है 11 lakhs का,
लाइबिलिटी जो क्वेश्चन में 1 लाख था, हमने उसको कितना करा दिया, 2 लाख रुपीज। तो अब ये एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया, 9 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। यानी कि हमारी जो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई वो कितना, 2,81,818 रुपीज, 2,81,818, यही तो निकल के आया। बोलो ना, हाँ कुछ गलत बात तो नहीं बता रहा हूं ना? नहीं सर आप ठीक बता रहे हो। ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर ई अगर ना होता मेरे बच्चे, तो पॉइंट नंबर ए में जो एवरेज है वही हम क्या मान लेते हैं, आपका कैपिटल एट द एंड। समझो मेरी बात। अगर पॉइंट ए ना होता, पॉइंट ई होता, तो जो पॉइंट ई में कैपिटल इंप्लॉयड आपका निकल के आ जाएगा, वही एवरेज वही एंड में मान लेता। लेकिन क्वेश्चन ने आपको दोनों बातें बताई, लेकिन छोटे बच्चे हैं, दोनों का फिगर उसने सेम करने की कोशिश किया, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना था, इसलिए हमने क्या किया, फिगर को चेंज कर दिया, आपको दिखाया दोनों में वी आर गेटिंग द डिफरेंट आंसर। तो मैंने इसीलिए पिछली क्लास में कहा था कि अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड अगर बोथ आर डिफरेंट, तो आंसर बाय दिस टू मेथड्स विल बी डिफरेंट, अदरवाइज दे विल बी सेम। चलो ये भी समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन ना कराऊं तो भी सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, सारे क्वेश्चन अपने आप। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे आज का दिन तो गुजारना है आपके साथ। समय आपके साथ बिताने में मुझे बहुत मजा आता है, सच्ची बता रहा हूँ। मैं जब सीए, सीएमए, सीएस वाले बच्चों के साथ जब समय गुजारता हूँ मुझे मजा नहीं आता। वो बड़े बच्चे हैं, उनकी दाढ़ी मूछ पता नहीं क्या क्या बहुत गंदे गंदे दिखते हैं मुझे, लेकिन आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। आपके फूल अभी जैसे चेहरे जो है ना, वो इतने अच्छे मुझे लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो ठीक है, थोड़ा सा और समय हम लोग गुजारें और क्लास को आगे बढ़ाएं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 25 नंबर, 25। आप कहोगे सर पूरा क्वेश्चन कराओगे? नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा बस। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू 1.5, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एंड प्रॉफिट कहता है कि फर्स्ट ईयर का जो था वो 1 लाख का था, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बता रहा है, 1 लाख का। सेकेंड ईयर में कहता है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। जितना फर्स्ट ईयर में था उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना, तो यानी कि 2 लाख रहा होगा। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कहता है 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स। समझो मेरी बात। तो आप मुझे बताओ, आपका ये कहता है कि जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है यानी कि 2 लाख, इसका 1.5 इंटू 1.5, 1.5 कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। तो एक्चुअली इसने थोड़ी बदमाशी की, प्रॉफिट फिगर बताने के बजाय छोटा सा मैथमेटिक्स दे दिया, तीसरी चौथी क्लास वाला। इन शॉर्ट कहना चाहता है कि पहले साल में प्रॉफिट इतना है, दूसरे साल में इतना है, तीसरे साल में इतना है। जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 2 लाख, और 2 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख निकल के आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आ गए तो मस्त है, यहाँ तो बहुत मजा है क्योंकि बकवास क्वेश्चन होते हैं। 26 पढ़ूंगा भी नहीं, 27 करा देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है। 26 में मतलब 27 कुछ खास फर्क नहीं है, 26 में बहुत सारे पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं, या सुन लो 26 भी क्या जाता है, समझाना ही तो है। AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit C as a partner from 1st April 2019। उन्होंने सी एक नया पार्टनर को सोचा पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करें। इससे गुडविल को वैल्यू करने में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन है बच्चे। ये सब एडमिशन हुआ क्या हुआ, हम एडमिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। कहता है कि सी विल बी गिवन 2/5 शेयर, मतलब सी का जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसका प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो 2/5 होगा। यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। गुडविल को वैल्यू करने में कितना शेयर आपका है कितना, इसको कोई मतलब ही नहीं बनता, हम तो प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं। कहता है गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 2 years परचेज और 3 years नॉर्मल एवरेज। सर ये नॉर्मल एवरेज क्यों बोल दिया, अरे नॉर्मल प्रॉफिट ही तो हम निकालते हैं, पहली क्लास में बताया था कि प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट। वो कहता है कि 2019, 18, 17 उल्टा दिया हुआ फिगर, 19, 17 कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं पढ़ता हूँ जी, यहाँ पे 19 का प्रॉफिट कहता है कि 30,000 है, लेकिन आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, आग लगी है, स्टॉक लॉस्ट हो गया है, ये एबनॉर्मल है मेरे बच्चे। तो 30,000 का प्रॉफिट इस 40,000 एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बजाय अगर ये माइनस ना करूं तो प्रॉफिट आपका 70,000 होगा। 30 प्लस 40 70,000, तो 70 सही प्रॉफिट है। 2018 में कहता है कि आपको 80,000 का लॉस हुआ है। 2018 में देखो जरा, कहता है कि इतने का लॉस हुआ है, लेकिन आपने इस लॉस को निकालते समय वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया। सर ये क्या होता है मेरे बच्चे? कंपनी के अंदर में कभी कभी देखा गया कि बहुत ज्यादा स्टाफ हो जाते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। तो कंपनी क्या करती है कि जो सरप्लस स्टाफ है उनको एक लमसम अमाउंट पे करके बिजनेस से बाहर कर देती है कि भैया अभी पैसे लो, घर जाओ, मस्ती करो, दूसरा काम पकड़ो, आप हमारे जान छोड़ो, हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपका कंपनसेशन, या कुछ लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं यार मुझे कंपनी में अब काम नहीं करना, मैं लाइफ को दूसरे तरीके से लेके जाना चाहता हूं, तो वॉलंटरी अपनी इच्छा से वो काम छोड़ के चले जाते हैं। इसके बदले में कंपनी कुछ कंपनसेशन पे करती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंपनी में जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं वॉलंटरली और उनको कुछ पेमेंट करो, दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं होता है कि हाँ भैया एम्प्लॉय जो है वो हमेशा मेरे बिजनेस से हर एक साल निकलेंगे, ऐसे ऐसा नहीं होता। वो कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। मतलब ये आपका जो 1,10,000 आपने पे किया था, उस खर्च को माइनस करने के बाद आपका लॉस इतना है। अगर वो खर्च में ना दिखाता मेरे बच्चे, उसको माइनस करने के बाद है, तो ना दिखाता तो मैं क्या करूंगा, उसको एड बैक कर दूंगा। एड बैक समझ लो, 80,000 का लॉस था, 1,10,000 खर्च दिखाने के बाद अगर ये खर्च ना दिखाता तो मैं क्या एड बैक करूंगा, तो प्रॉफिट यहां पे कितना हो जाता आपका 30,000। यानी कि आपका 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें 1,10,000 आपने वॉलंटरी का खर्च माइनस किया, इसलिए आपका नेट लॉस यहां कितना दिख रहा है, 80,000, जो गलत है। गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। तो -80 तो लॉस है। ये जो आपने खर्च दिखा दिया था, अगर मैं ना दिखाता तो मैं क्या करूंगा जी, फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब मैं इसको क्या करूंगा, एड बैक कर दूंगा। ठीक है ना? तो आप यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस है तो इसको माइनस में छोड़ दो, प्लस टू प्लस में। आप अपने सोचने का तरीका यहां रखो। एक्सपेंस दिखाया था तो पहले माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा। और 2017 में कहता है कि जो प्रॉफिट 1,10,000 का है, इसमें 30,000 तो सेल ऑन प्रॉफिट है, एसेट से हटा दो, वो हमारा नॉर्मल नहीं है। तो 110 माइनस 30 80,000 हो जाएगा। फिर गुडविल आप निकाल देंगे। सर ये क्वेश्चन नहीं कराओगे, सवाल ही नहीं बनता इस क्वेश्चन को कराने का। अगर ये क्वेश्चन कराया तो मतलब बेइज्जती होगी आपकी भी मेरी भी। आप अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे 27। XY are partners sharing profit loss 3:2. They admit Z into the partnership for 1/4 share in the goodwill. Z brings in his share of goodwill in cash. Z क्या करता है, अपने गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। मेरे बच्चे, गुडविल जो कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है वो 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आपका बता रहा है, वो वैसा ही क्वेश्चन 16, 17, 18। 16 में प्रॉफिट है, उसमें 5,000 का एसेट सेल माइनस कर देना, अगले साल का ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराना। हाँ, 18 में एक अच्छा पॉइंट है कि प्रॉफिट जो आपका 18 का 70,000 दिख रहा है, 2018 का जो प्रॉफिट दिख रहा है 70,000, इसमें कहता है कि भैया इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, हटा दो, ये नॉर्मल नहीं है, माइनस कर दो। इनकम मिला था, हटा दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड भी मिला हुआ है। मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और जो आपका डिविडेंड मिला हुआ है, ये हमारा एक तो पहले इन्वेस्टमेंट हम क्या मानेंगे यहाँ पे, नॉन ट्रेड।
कुछ ना बताए तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या माना जाएगा, नॉन ट्रेड। रिपीट कर रहा हूं, कुछ ना बताए कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है कि नॉन ट्रेड, तो हमेशा क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड। तो नॉन ट्रेड यानी कि जो हमारे बिजनेस का काम नहीं है, उससे बाहर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर कुछ इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, डिविडेंड कमा रहा हूँ, ये हमारा रूटीन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसको भी मैं हटा दूंगा। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव किया था आपने, यहाँ प्लस किया था, उसको माइनस कर देंगे। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहता तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो फिर कुछ नहीं करते। ट्रेड यानी कि हमारा बिजनेस है, और बिजनेस का जो इनकम है वो ठीक है। जो ठीक नहीं है मेरे बच्चे, उसको हटाना है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इनकम होगा, उसी को आप हटाएंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कहता है कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया। ट्रेड का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपका बैंक है HDFC बैंक। वो बैंक क्या करता है मेरे बच्चे, कि इन्वेस्टमेंट करना उसका काम है। कहीं म्यूचुअल फंड में, किसी कंपनी में, यहां वहां इन्वेस्टमेंट करना काम है। तो वहां से जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो तो उसका ट्रेड है, वो तो बिजनेस का इनकम हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे कमाए हुए चीज को भी हम हटाएंगे। और याद रखना, अगर एग्जाम में आपको दे दे इन्वेस्टमेंट और बताए ना कि वो ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, आप उसको नॉन ट्रेड मानना। अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हैं तो लास्ट में एक नोट लिख देना जरूर कि आई हैव एज्यूम्ड कि इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड। ठीक है ना। ऐसे आप छोटे बच्चे इतने लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, बट आ भी गए तो आप तैयार रहना। अच्छा, लास्ट में बोलता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। निकल गया गुडविल। जैसे देखो आंसर में 66 आप निकाले ना, इतना ही आएगा। अब कहता है कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। जेड यानी कि जो नया पार्टनर है वो कितना गुडविल में पैसा लेकर आएगा। सर नया पार्टनर गुडविल में पैसा क्यों लेकर आएगा, एडमिशन में सिखाऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में, यहां नहीं। आप यहां के लिए बस इतना समझ लो कि गुडविल कितना आया जी फर्म का, 66,000 ना। अगर नए पार्टनर का शेयर पूछ देगा तो जरा बताओ, नया पार्टनर एडमिट कितने के लिए हुआ था, नया पार्टनर कितने के लिए हुआ था, वो सेकेंड लाइन में कह रहा है 1/4 के लिए। तो मेरे बच्चे फर्म की गुडविल का 1/4 वो क्या करेगा, लेकर आएगा। सर पूरा समझाओ ना, नहीं समझाऊंगा सर, प्लीज कुछ भी हो जाए नहीं समझाऊंगा मेरे बच्चे, वो यहाँ का टॉपिक ही नहीं है। पता नहीं इस बदमाश ने यहाँ पे क्यों पूछ दिया, बट कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करो। पूछता है गुडविल फर्म का कितना है, हमारे टॉपिक का रिलेवेंट है, 66,000। जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर कितना होगा, फिलहाल आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। बट इसका लॉजिक कहाँ सीखेंगे, एडमिशन के अंदर में। सर हम आपको फोन करेंगे और पूछेंगे कि लॉजिक अभी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद अपने आप वहां समझ में आ जाएगा। टोटल वहां पे मैंने 16-17 क्लासेज आपके लिए रिकॉर्ड किया इस बात को समझाने के लिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने PDF मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी COC टीम। मेरे बच्चे इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके TS गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो DK गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी COC टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।
खत्म हुआ। 28 सिंपल क्वेश्चन है, 29 मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, कुछ भी नहीं, इसका आंसर भी दे ही दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। 30 क्वेश्चन भी आपको मैं समझाऊंगा, इसको भी नहीं कराने वाला, समझाऊंगा। 30 नंबर क्वेश्चन सुन लो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझाना, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। XY are partners in a firm. They admit Z into the partnership for equal share. It was agreed that goodwill be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years कितना बता रहा जी? 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें 90,000 का लॉस है, फिर 160 का प्रॉफिट, 150 का, 60 एंड 177, ठीक है। नीचे कहता है भैया फर्म हैड गेन यानी कि प्रॉफिट 50,000 ऑन सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। तो 15 का जो प्रॉफिट है उसमें कहता है कि 50,000 प्रॉफिट ऑन सेल मिला है, तो माइनस कर देंगे, हटा देंगे, प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए, एबनॉर्मल है। अगला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2 में, ये सब पॉइंट कर चुके पहले इसलिए फास्ट चल रहा हूँ। दरवाजे एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 कहता है कि एबनॉर्मल है भैया, आपने इसको माइनस कर दिया होगा, एड बैक कर दो, नहीं समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा समझाने वाला है, नया सेंटेंस इससे समझा देता हूँ। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन purchased on 1st July 2016 amounting to 1 lakh was debited to repair account। मेरे बच्चे मैं बताऊं, ओवरऑलिंग ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हैं, मैं इसको मिटा दूं पहले, ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूं और मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दूं। क्या आप चाहते हो? क्या मैं क्वेश्चन दिखा दूं? आप चाहते हो क्या? सॉल्यूशन कर लो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 30 का। सिर्फ इस पॉइंट के चक्कर में कुछ खास दम नहीं है मेरे बच्चे। ईयर एंडेड क्या आपका 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। प्रॉफिट कहता है कि 90,000 का यहाँ पे लॉस है, फिर कहता है 160 का यहाँ पे प्रॉफिट है, कर लो मेरे साथ में, कर लो ना, 150 का यहाँ पे प्रॉफिट है, और आपका 60,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। एक बरस और है यहाँ पे 31 मार्च 2018, और इस साल 1,77,000 का प्रॉफिट है। हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एग्जाम में आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूं। कहता है पॉइंट नंबर 1 में कि भैया 2015 इस साल में एक गेन हुआ था, आपने यहां पे ऐड किया है, माइनस कर दो 50,000 गेन ऑन सेल, है ना बच्चे, क्योंकि वो हमारा एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल इनकम है, बिजनेस का नहीं है। बिजनेस मतलब गुड्स को बना के बेचते हो, उससे प्रॉफिट बताओ, मशीन बेचने का घाटा फायदा नहीं। अगले पॉइंट में कहता है कि 20,000 का इस साल आपको एक लॉस हुआ था, तो माइनस कर दिया गया होगा, ऐड बैक कर दो 20,000 एबनॉर्मल लॉस। सर आपको कैसे पता चला कि माइनस हो चुका होगा? मेरे बच्चे जब प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो सारे खर्चे, सारे इनकम, नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, सब प्लस माइनस करके निकालते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, ओवरऑलिंग हुआ था, मतलब सेकेंड हैंड मशीन को आपने ठीक कराया था 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 इस साल में। ये जो आपका करंट ईयर है 1 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, और इसमें मेरे बच्चे 1 जुलाई को, यानी कि यहाँ कहीं 1 जुलाई को आपने मशीन का ओवरहॉलिंग किया था, और कितने खर्च किए थे? 1 लाख रुपए। यहाँ पे कहता है कि 1 लाख रुपए आपने खर्च किए थे। याद रखना, आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा कि सेकेंड हैंड मशीन या एसेट्स को जब परचेज करते हैं, तो परचेज के टाइम पे जो भी उस पर खर्चे होंगे, छोटा बड़ा, सारे खर्चे हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये हमारा अकाउंट्स कहता है
कि भैया जब आप कोई सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज करते हो ना, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कार लिया जी एक सेकेंड हैंड, उस पर कुछ रबिंग करा दिया, कुछ पेंटिंग करा दिया, कुछ डेंटिंग करा दिया, कुछ सीट कवर चेंज करा दिए, कुछ हेडलाइट फ्लूइड तो वो भी ठीक करा लिया, कुछ टायर पंचर तो उसको भी ठीक करा लिया, उसका इंजन नहीं था वो भी ठीक करा दिया, कुछ भी काम कराया आपने, कुछ भी, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, सारे खर्चे उस टाइम पे किए हुए एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है और हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ऐसा हमारा अकाउंट्स कहता है। लेकिन इसने क्या किया कि जो आपने 1 लाख खर्च किया था वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करने के बजाय आपने रिपेयर्स अकाउंट में, मतलब एक्सपेंस दिखा दिया। गलत किया। रिपेयर्स दिखाना मतलब गलत किया, यानी कि इस प्रॉफिट को निकालते समय आपने इस 1 लाख को माइनस कर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, रिपेयर एड बैक कर देंगे। और हम क्या मानेंगे जी, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है। और अगर एसेट्स मानोगे तो मेरे बच्चे इस टाइम पीरियड का 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। तो मुझे बताइए 1 लाख रुपीज पे 20% के हिसाब से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होता है। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये आ गया 15,000, 15,000 रुपए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जेन्युइनली जो खर्च माइनस होना चाहिए था वो 15,000, वो क्या हो गया जी, डेप्रिसिएशन आपका ये होना चाहिए था। और हाँ, डेप्रिसिएशन यही नहीं, अगले साल भी होगा, क्योंकि इसके बाद एक और साल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि जब किसी को एसेट्स मानते हो हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये भी पक्का है कि इस साल तो पूरे साल एसेट्स यूज किया गया, यहाँ सिर्फ 9 मंथ्स था, यहाँ पूरे साल यूज किया गया होगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। बस क्वेश्चन पढ़ के बता दो मेथड कौन सा है, रिटन डाउन वैल्यू, WDV, डिमिनिशिंग। इसका मतलब मेरे बच्चे 1 लाख रुपीज में 15,000 जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया, उसके बाद जो बच गया होगा कितना जी, 85,000। और 85,000 का कितना, 20%, 20% रेट है ना सर, हाँ, ये आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 17,000 रुपीज का। समझ रहे हो मेरी बात ना, अरे बात समझ रहे हो ना सर, हाँ सर हाँ, और भी कुछ है क्या, नहीं सर। तो अब आप निकाल लेंगे यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ तो -90 ही रह गया, कुछ चेंज तो हुआ नहीं मेरे बच्चे। आप यहाँ चेक कर लो, 160 - 50, 110 रह गया पॉजिटिव, यहाँ 170 हो गया पॉजिटिव, फिर आपका 160 - 15, 145 हो गया, और यहाँ पे आपका जी 177 - 17, 160 हो गया, 160। तो ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पता करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका यानी कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन सबको यहीं पे ऐड कर लो ना, 160 और 145, 3,05,000, 4,05,000, 475, 575, 585, 495, ये आ गया 4,95,000। चेक कर लो एक बार दोबारा, 160 to 3,05,000, 4,05,000, 475, 575, 585, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितने, 1 2 3 4 5, 2 4 5, 5 से आपका। तो बताइए जरा, 495 डिवाइडेड बाई 5 कितना निकल के आ गया, 99,000, 90,000। और अगर हमें गुडविल को यहाँ पर निकालना है, गुडविल हमें अगर निकालना है तो गुडविल कितना निकल के आ जाएगा, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, समथिंग लुकिंग लाइक मिस्टेक, एक मिनट, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, 177, ये 160 - 15, 145, 170, ठीक है, 110 भी ठीक है, 90 भी ठीक है। तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा, 99,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना जी, यहाँ पे आपका 3 इयर्स की बात करता है, तो कितना हो गया, 2,97,000, 297, ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है,
क्योंकि बुक में मैंने आंसर लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज़। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे, टाइम आपका बर्बाद ना हो, फिर जल्दी से आता हूँ कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। मैं तुरंत आता हूँ, तुरंत आता हूँ, तुरंत आता हूँ। नहीं बच्चे, बिल्कुल मैंने सही किया हुआ है, बुक में आपका आंसर गलत है। आप एक काम करना, बुक में क्वेश्चन नंबर 30 में जो मैंने वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, अगर आपके बुक में 3 दिखेगा तो इसको 297 कर दीजिए, 2,97,000। ठीक है ना? अगर 297 दिख रहा है, क्योंकि आगे वाली बुक में सुधार दूंगा, तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। अच्छा नाउ अब हम क्या करें जी, तो मेरे बच्चे 31 क्वेश्चन बन जाएगा, 32 भी बन जाएगा, 33 का एक पॉइंट देख लो आप। 33 क्वेश्चन में आप आइए, सभी करा देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे परेशान ना हो बस। 33, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट यानी कि वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3 4, ऐसे वेट दिया भी है क्वेश्चन में। कहता है कि प्रॉफिट 4 वर्षों का है, आपके पास चारों का वेट है। नीचे कहता है ऑन स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट कुछ गलतियां पता चली जी। क्या? 1 दिसंबर 2017 को मेजर रिपेयर हुआ था प्लांट में, जो कि रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, इसको कैपिटलाइज करना, ये पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, दोबारा नहीं करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये भी पॉइंट हमारा हो चुका है। टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एनुअल चार्ज 24,000 आपको करना है, ये भी हमारा हो चुका है। और पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि 16-17 में मशीन जो 10,000 का था आपने 11 में बेचा था। मैं ये पॉइंट करा देता हूँ 33 में। 33 में ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं सिर्फ वो पॉइंट करा देता हूँ, बाकी सारे तो मैं करा ही चुका हूँ, मैं उनको टच नहीं करूँगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मैं इस पॉइंट को कराता हूँ, याद रखना, अगर मैं किसी एक पॉइंट को सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब कि अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गारंटी के साथ आंसर आपका सही होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ ठीक से किया हुआ है। एक बार चेक कीजिए मेरे साथ यहाँ पे 33 के अंदर में आपका 16-17 का प्रॉफिट कितना है? 16-17 का 1,24,000। ठीक है ना? कहता है कि 16-17 में मशीन जो कि 10,000 का था, बुक वैल्यू, बुक में जिसकी वैल्यू मेरे बच्चे 10,000 का था, बुक मतलब बैलेंस शीट के अंदर में, वो हमने सोल्ड किया है कितने में? 11,000 में। बट द प्रोसीड्स यानी कि जितने में बिका, हमने इस पूरे अमाउंट को प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। तो पहले तो ना तो मैं इस 11,000 को दिखाता, और यहां पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है जी? 1,000 है ना, 1,000। ना तो 1,000 को दिखाएंगे ना 11 को, दोनों गलत है, क्योंकि जब गुडविल को निकालते हैं तो एबनॉर्मल आइटम्स को हटाते हैं। मुझे बताओ कि इस प्रॉफिट में उसने 1,000 ऐड कर दिया कि 11,000? सर 11 हटा दो, गलत है वो गलत है मेरे बच्चे, वो हटा दिया हमने। ठीक है ना? कहता है कि नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई, कर दिया हमने, सुधार दिया हमने। कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। यहाँ पे बात समझने वाली है मेरे बच्चे, ये आपका 16-17 है क्वेश्चन में, 17-18 का प्रॉफिट है, और फिर आपका 18-19 का प्रॉफिट है। ठीक है ना? यहाँ प्रॉफिट कितना बता रहा है जी? 17-18 का 1 लाख रुपीज, और यहाँ है आपका 1,40,000, 1,40,000। कहता है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे मेरे साथ आप, 4th पॉइंट है कि 10,000 का मशीन 11 में हमने बेचा, प्रोफिट्स क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे हमने सही किया। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, हमने इस गलती को सुधारने का कोई भी इंपैक्ट नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। मतलब पता क्या हुआ कि जो चीज 10 का था ना 11 में बिका मेरे बच्चे, होना क्या चाहिए था? बैलेंस शीट में आपका जो बुक वैल्यू है 10,000, इस पूरे 10 को हटा देना चाहिए था, नील कर देना चाहिए था, और 1,000 आप कहाँ दिखाते? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन ना तो आपने इसको यहां से माइनस किया है, ना 1,000 दिखाया, सिंपली जितना पैसा आया बेच के, ये पूरा का पूरा आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। गलत हुआ। यानी कि अभी भी बैलेंस शीट में आपका यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? मशीन दिख रहा होगा। हमें जब ये मशीन दिख रहा होगा आपका बैलेंस शीट में, तो मशीन पे हम लोगों ने क्या किया होगा जी? डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा मेरे बच्चे, उसको भी सुधारना पड़ेगा। सर कैसे सुधारेंगे? ये देखो आप यहाँ पे
हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा कितना, 10,000 का आपका 10% यानी कि 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो 1,000 यहाँ से माइनस किया होगा, ऐड बैक कर दो 1,000। यहाँ भी चार्ज हुआ होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अभी तक उस गलती को सुधारा नहीं, तो वैल्यू यहाँ पे कितना बच गया होगा जी, डिमिनिशिंग मेथड है, तो 10,000 में 1,000 चार्ज किया 9,000, तो 9,000 पे आपका 10% यानी कि 900। और यहाँ पर भी वो, क्योंकि जितने साल चलेगा उन सब में अब कितना बच गया होगा, तो 9,000 में 900 माइनस करके 81, 810। अब जो आपका निकल के आएगा हम उस पर क्या करेंगे, इसको काम करेंगे। बात समझ आ रही है। मशीन 10 का बेचा 11 में, लेकिन आपने क्या किया, जितना भी प्रोफिट, जितना भी पैसा आया आपने सीधे प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, ना तो मशीन में से माइनस किया ना कुछ। जब मशीन में से नहीं माइनस किया तो मशीन अभी भी आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है, और जब तक मशीन बैलेंस शीट में दिखेगा तब तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा, वो गलत है। हम उसको सही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे जी, जितना माइनस कर दिया उसको ऐड बैक करना शुरू करेंगे, क्योंकि कब मशीन बिका वो डेट आपको नहीं बता रहा है, इसलिए इस साल का भी हमने क्या किया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। आई बात समझ में? यस सर। और कुछ यहाँ पे 34, 35, 36, 37, 38 सब सिंपल है। कुछ एक पैटर्न आजकल क्वेश्चन का बनता है कि मिसिंग वैल्यू का मतलब गुडविल जो होगा मेरे बच्चे, वो उस पे आपका कुछ मिसिंग फिगर है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी आ सकता है। तो ये भी सिंपल है। सर कैसा क्वेश्चन बताना चाहते हो आप मेरे बच्चे? 39। आप जरा आइए, सॉल्यूशन कर रहे हैं बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 39। सारी बातें लिखो। कहता है कि गुडविल जो आपने वैल्यू किया है वो कितना है जी, 5 लाख एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि गुडविल जो आपका है वो कहता है कैसे वैल्यू किया गया है, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना बता रहा है, 2,50,000 प्लस दूसरे साल का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें पता करना है, प्लस यहाँ पे 3 लाख रुपीज है अगले साल का प्रॉफिट, अगले साल का लॉस है 1 लाख रुपीज, तभी माइनस हो रहा है, और प्लस 3,50,000। ठीक है ना। ये टोटल कितना है ये भी हमारा कहता है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें निकालना है। फिर क्वेश्चन ने आपको एवरेज प्रॉफिट कहा कि आपका ये कैसे निकला है, जो भी टोटल प्रॉफिट रहा होगा ऑब्वियस बात है डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ ईयर्स। और यहाँ पे आपको कह रहा है वो कि ऊपर का अमाउंट हम नहीं बताएंगे, आपको निकालना है। नीचे में कितना लिखा है 5, मतलब ये मिसिंग है, हमें निकालना है। और इज इक्वल टू ये अमाउंट क्या, वो भी मिसिंग है आपका, कोई बात नहीं। गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने पहले बता दिया है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है ना, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा जी 2, और वो वैल्यू कितना बता रहा है 5 लाख। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहीं लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर लो, कुछ बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। ऐसे करो आप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज इंटू 2। जरा बताओ गुडविल की वैल्यू कितना बता रहा है 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ गया, 5 लाख। जब मल्टीप्लाइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। ये एवरेज आ गया, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ये कितना है जी 2,50,000। क्लियर है ना बच्चे? मुझे बताओ फिर टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, मतलब कि आप जरा बताओ कि ये कितना रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है अगर ये निकालना है तो ये इंटू ये है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 250 कितना हो गया 12,50,000 है ना। कैसे निकल के आ जाए मैं लिख देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, 250 इंटू 5 है ना। अगर ये वैल्यू निकालना तो इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, तभी तो 1250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा।
और टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 1250, है ना, यहां से हमने निकाल दिया। 1250 में इन 4 साल का पता अगला निकाल लो कितना हो जाएगा जी, 250 प्लस 3 550 माइनस 1 450 प्लस 350 8, तो ये कितना रहा होगा 4,50,000। बस हो गया। ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस घुमा रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर जाएंगे। मैं इस पर 40 क्वेश्चन है, आप खुद कर जाएंगे, मैंने सॉल्यूशन दिया है, लेकिन सॉल्यूशन बाद में चेक करना, पहले आप खुद क्वेश्चन करना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले सुंदर सुंदर बच्चों, मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया, थ्योरी बच गया, हम उसको भी 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। मैं बता दूं, थ्योरी मेरा काम समझाना है, आपका काम लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर सच्ची में अपना सपना अच्छे मार्क्स लाने का है अकाउंट्स में, तो हमेशा थ्योरी को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। आओ ना, कहता है कि जरा इस चैप्टर का पहले पेज पे आओ, फर्स्ट पेज पे, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, तो अब आप जान चुके हैं, इसमें कई सारी बातें, जैसे कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज कंपनी का एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट इज समथिंग which places an enterprise in an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting in extra effort। ये वो चीज है जो आपको मतलब हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू दूसरे आपको अर्न करने में हेल्प करता है, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। सर ये क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट पहले लगा चुके हैं ब्रांड को बनाने में, तो वो ब्रांड जो बन चुका है अब उसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प करता है। इट इज सो बिकॉज द एफर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड इन द पास्ट विच हैव नाउ बीन पुट द एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप जानते हैं, मैंने सब कुछ समझा दिया है। लॉर्ड एल्डन का एक आपका डेफिनेशन है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर ही रहेंगे, हम उसी को गुडविल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर, गुडविल क्या है, कैसा है, तो हम बोलेंगे एक इंटेंजिबल एसेट्स है। कैरेक्टर पूछ रहा, फीचर की, गुडविल क्या जरा बताओ, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन, इट हेल्प्स द एंटरप्राइज टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, it helps the enterprise to restore the customer at the old place। ये चीजें होती हैं। गुडविल 2 तरीके के होते हैं, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। एक बात बता दूं, ऐसे आगे का टॉपिक है, जो परचेज्ड गुडविल है वो हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड है मेरे बच्चे उसको दिखाना अलाउड नहीं है। सर क्यों? आगे का विषय पढ़ेंगे बाद में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में। बट जो परचेज गुडविल, फीचर बता रहा हूँ, नेचर बता रहा हूँ कि भैया अगर वो परचेज गुडविल है, वी कैन शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस शीट में। आपका परचेज नहीं है तो नहीं दिखा सकते। बात समझ आ रही है? AS 26 पहले बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस आपको इसको गवर्न करता है, AS 26 गवर्न करता है। तो इन्हीं सब बातों को आपको बताया गया जी। एक इंटेंजिबल है, इट कैन नॉट हैव। अच्छा एक चीज और, ये गुडविल जो है मेरे बच्चे फर्म से अलग करके नहीं रखा जा सकता। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी मैंने एग्जांपल समझाया तो टाटा को अगर मैंने टेक ओवर किया, इसका मतलब टाटा के नाम को टेक ओवर कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि ठीक है जी, आप टाटा के सारे सेट्स, लायबिलिटी आप मुझे दे दो, लेकिन वो टाटा जो ब्रांड है वो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर गुडविल कहेगा। कस्टमर मशीन बिल्डिंग के साथ थोड़े जुड़े हुए हैं, वो ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे बच्चे इस गुडविल को एंटरप्राइज से अलग नहीं किया जा सकता। फर्म, गुडविल का नाम दोनों एक साथ चलता है। वही बोल रहा नंबर 2 में, इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंटरप्राइज। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। सब्जेक्टिव जजमेंट, जैसे मैंने बताया था कि हम दोनों मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे जी कितने यस परचेज प्राइस होगा, कौन से मेथड से हमें करना है। जहां पे डिफरेंट तरीके आ जाते हैं, जहां पे मैं और आप मिलके कुछ बात डिसाइड करेंगे, वो सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है।
ऐसा नहीं कि हर एक फर्म की गुडविल आपका सेम ही आएगी आपका यहाँ पे और एक ही मेथड से फॉलो किया जाएगा। नहीं बच्चे, मैं आप मिलके बैठेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, आप मुझे अच्छे लगोगे, मैं आपको अच्छा लगूंगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भैया किस मेथड से गुडविल निकालें और कितने ईयर्स परचेज प्राइस लें, कितना एवरेज प्रॉफिट लें, क्या क्या कंसिडर होगा। ये दे आर सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मतलब कई बातों को हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट, हमें पता है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स द कस्टमर टू होल्ड, ये भी बता दिया। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आगे बताऊंगा, अभी अगला टॉपिक है कि जो आपका गुडविल है मेरे बच्चे, मैं किस लोकेशन में काम कर रहा हूं, मैं किस मार्केट में काम कर रहा हूं, मेरे कस्टमर कहां पे हैं, मैं किस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं, मार्केट सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, बहुत सारी चीजें काम करना पड़ता है, फैक्टर काम करता है तब इस। अब तो ये 6 पॉइंट है, और भी बहुत सारी बातें। कैरेक्टर फीचर गुडविल 2 तरीके का होता है, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड, वो भी लिख सकते हैं। परचेज गुडविल बुक पे शो होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं करते, ये भी हमारा नेचर है, जो फीचर है इसमें लिख सकते हैं हम। AS26 इसको गवर्न करता है, ये भी फीचर इसका हुआ। बहुत सारी बातें लिख सकते हैं आप, तो 6 आप जितना लिखो ना। नीड क्या है, गुडविल को वैल्यू हम क्यों करते हैं। एक तो मैंने बता दिया, जब कोई फर्म बिकती है तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है एट द टाइम ऑफ सेल परचेज ऑफ आपका एंटरप्राइज। टाटा बिक गया, बिरला बिक गया, रिलायंस बिक गया, विप्रो बिक गया, माइक्रोसॉफ्ट बिक गया, सिम्बोसिस बिक गया, किसने परचेज किया, COC ने। तो बेचने खरीदने के टाइम पे गुडविल वैल्यू किया जाता है। यही नहीं, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तब भी गुडविल वैल्यू किया जाएगा। एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तब भी गुडविल वैल्यू किया जाएगा। रिटायरमेंट होगा पार्टनर का तब भी गुडविल, डेथ होगा किसी पार्टनर का तब भी गुडविल वैल्यू किया जाएगा। फर्म डिसॉल्व होगी, बंद होगी, तब भी गुडविल वैल्यू किया जाएगा। सर ऐसा क्यों, पूरी पार्टनरशिप इसी पर टिकी हुई है। देखो ना, आगे के चैप्टर्स के नाम चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, हम वहां सीखेंगे। यहाँ तो बता रहे नीड क्या है, तो वही बता रहा आपका। देखो आपका देयर इज चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, न्यू पार्टनर एडमिट किया गया, पार्टनर डाई या आपका रिटायर हो गया, फर्म बिक गई, किसी को हमने बेच दिया, या फिर जब 2 फर्म एमलगमेट होते हैं, दो एमलगेट मतलब 2 फर्म मिल जाते हैं और मिल के काम करते हैं। सर ये क्या होगा, एमलगमेशन मतलब 2 फर्म का मिलना होता है। और इस समय गुडविल क्यों वैल्यू करते हैं, बात का विषय, बड़े हो जाओगे तब। अभी अभी बहुत प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे हो, इतनी सारी बातें एक बार मैं समझा दूंगा तो आप कहीं परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, जितना काम उतना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे गुडविल आपका डिपेंड करता है। मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट। आप कितने अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हो, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, ह्यूमन रिसोर्स को, आपका प्रोडक्शन को, जो जितनी क्वालिटी को जो जितनी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, जितनी मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतनी अच्छी उसकी गुडविल होगी। बात समझ आ रहा है। दूसरा कहता है लोकेशन, ऑब्वियस बात है, लोकेशन, कस्टमर कहाँ पे है, आपके कस्टमर जहां पे है, अगर आपकी दुकान, आपका फैक्ट्री, आपका शोरूम अगर उनके पास में है तो ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा, ज्यादा गुडविल आपको होगा, क्योंकि गुडविल एक्चुअली प्रॉफिट है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना आपका गुडविल, जितना कम उतना कम, वो भी आपका इफेक्ट करेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपको अच्छे अच्छे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, एक आदमी जो है रोज जाता है दुकान पे बैठता है, रोज कस्टमर आते हैं, रोज गुड्स बेचता है और बेच के आ जाता है, मेरे बच्चे यहाँ पे गुडविल कम होने के चांसेज हैं। बट एक आदमी किसी दुकान में गया या किसी क्लाइंट के पास गया और अगले 10 साल का एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलेंगे, लंबे समय तक प्रॉफिट कमाओगे, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा गुडविल आपका है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है, कोई टेक्निक आपके पास है और सिर्फ उसको आप ही यूज कर रहे हो, तो मेरे बच्चे उस केस में आपको ज्यादा गुडविल होगी, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट होगा। डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ऐसे कई सारे ब्रांड आपके हैं जो कि मतलब एक नाम को उन्होंने पेटेंट करा दिया है, तो वो नाम जिसके साथ जुड़ जाएगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, वही बातें करता है। एक्सेस टू सप्लाईज, आप कितनी फास्ट गुड्स की सप्लाई कर सकते हो। एक दुकान में मैं गया, मैंने बोला कि मुझे यार आप एक काम करो, एक टीवी दे दो, वो कहता है कि 10 दिन के बाद दे दूंगा, आज पैसे दो 10 दिन के बाद दूंगा।
एक दुकान में गया, पैसा दिया, हाथ में टीवी आया, किसके पास जाऊंगा जी? दूसरे वाले के पास। एक्सेस टू सप्लाई, जो सप्लाई करने की कैपेसिटी है बहुत फास्ट है, ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा गुडविल होगी। क्वालिटी, नो डाउट, जो जितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेगा उसकी उतनी ज्यादा गुडविल होगी, जो कम उतना कम। फिर कहता है मार्केट सिचुएशन। मेरे बच्चे, जिस प्रोडक्ट को, जिस मार्केट के लिए ज्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी गुडविल ज्यादा होती है, क्योंकि वैसे मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री नहीं कर सकते। जहां पे हजारों करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट, रिलायंस पेट्रोलियम आपका हो गया, स्टील हो गया, ऐसे मार्केट में जो हाँ छोटे छोटे लोग नहीं आ पाते, नहीं जा सकते, वहां पे उनका ब्रांड नेम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, वहां ज्यादा गुडविल। जहां कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वहां बहुत भीड़ है, वहां कम प्रॉफिट है, कम गुडविल होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप के बिजनेस में हो। बहुत डिमांडिंग बिजनेस है तो ज्यादा गुडविल, कम डिमांडिंग बिजनेस तो कम गुडविल। अदर फैक्टर्स में भी आप कितने अच्छे कस्टमर से रिलेशन बनाते हो, आपके लेबर से कितना अच्छा रिलेशन है, एम्प्लॉय से कितना अच्छा है, ये सब फैक्टर भी बहुत हद तक काम करते हैं। ये आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन में पहले ही बता चुका हूं। परचेज, दूसरा सेल्फ जनरेटेड, हमने इससे बहुत सारी बातें की हैं। परचेज गुडविल का क्या फीचर्स है? परचेज गुडविल का मेरे बच्चे, परचेज गुडविल होता है जब हम किसी ब्रांड को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, उनको हम परचेज करते हैं। AS26 कहता है कि आप इसको बुक में शो कर सकते हो। हम इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये इसके फीचर्स हैं। कहता है, पढ़ो जरा, इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस और परचेज ऑफ ब्रांड। ठीक है, इसके लिए हम कुछ अमाउंट भी पे करते हैं। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, मतलब अमाउंट कुछ पे करते हैं, इसलिए इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। मैंने बताया वैल्यू ऑफ गुडविल इज ए सब्जेक्टिव जजमेंट, और ये आपका बोथ परचेजर और सेलर के जो एग्रीमेंट है उनके बीच में जो बातें हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज एमोटाइज्ड, मतलब डेप्रिशिएट करते हैं एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब जितनी जल्दी होगा हम इसको डेप्रिशिएट कर दें, राइट ऑफ कर दें, लेकिन जितना यूजफुल लाइफ, जैसे हमने कहा 3 years परचेज प्राइस, तो 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। 5 years परचेज प्राइस, तो 5 इसका यूजफुल लाइफ हुआ तो उतने साल में कहता है आप राइट ऑफ करो। ये परचेज था। ठीक नीचे में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा है, जहां पे मैंने बताया एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करते हो, इससे जो आप ब्रांड बनाते हो। तो कहता है कि एक तो ये सेल्फ जनरेटेड है, ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, कई साल तक खून पसीना बहाने के बाद आप इस पे काम कर पाते हैं। AS26 इसको बुक में दिखाना अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमने कोई इसके लिए पेमेंट नहीं किया, मेहनत से क्रिएट किया है, और मेहनत, अपनी मेहनत से कोई चीज आप बनाओगे तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो बिना कुछ पेमेंट किए बगैर। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी कह देगा मैंने तो 50,000 करोड़ रुपए का गुडविल है जी, हमने खुद क्रिएट किया है, अलाउड नहीं है। हम उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर सकते, हम उसको बैलेंस शीट में भी दिखा नहीं सकते, क्योंकि जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। वही बात है, आपको समझाया जा रहा है। ये भी आपका सब्जेक्टिव मैटर पे आपका है। मेथड्स मैंने बता ही दिया मेरे बच्चे। आगे यहाँ पे मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालता है, क्या क्या एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। नाउ एवरीथिंग A to Z, अगर Z के बाद भी कुछ गिनती में आता होगा वो भी हम लोगों ने इस चैप्टर का फिनिश किया। आप बिलीव कीजिए, आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्तियाँ एंटर हो चुकी हैं कि आप उसको, मतलब आप अब कल्पना से ऊपर हो चुके हो। आपके शक्तियों को, आपके लेवल को की परिकल्पना करना कि आपके अंदर में कौन कौन सी शक्ति आ चुकी हैं, किसी साधारण इंसान का काम नहीं रह गया। आपको मैं कैसे बताऊं, आप फील करना, एक बार आप फील करना, दोस्तों के बीच में जाकर आप अपने आप को खड़े करना, आप देखोगे कि आपके चेहरे में एक ऐसी चमक है जो बाकी चेहरों में नजर नहीं आएगी। आप फील करना मेरे बच्चे, और आप इसी फीलिंग के साथ इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करके रेगुलर रिवीजन कीजिए। रिवीजन का तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जिस चैप्टर को आप एंड कर चुके हो, जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, फंडामेंटल खत्म हो गया, अब आप तीसरे चैप्टर में एंट्री करोगे, तो तीसरा चैप्टर चल रहा है, चलने दो। एक दिन बीच का निकालो जिस दिन पिछले 2 चैप्टर का हमें रिवीजन करना है।
एग्जाम का वेट नहीं करेंगे, रिवीजन का। उसी के बीच में रिवीजन कैसे करेंगे, हर एक टॉपिक में, जैसे फंडामेंटल में हमने 5 टॉपिक आपको बताया है, 6 टॉपिक बनाया है, हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो, 1 या 2 क्वेश्चन। बाकी अपने नोट्स का पेज पलटो, बुक का पेज पलटो। अच्छा मैंने इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था, ये क्वेश्चन भूल गया हूं, कोई बात नहीं, भूल गया, नोट्स को दोबारा देख लो। नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में दोबारा देख लो। यही तरीका फॉलो करते हैं मेरे बच्चे रिवीजन करने का। और हाँ, जितने भी थ्योरी है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बिलीव करो, आपसे अच्छा नॉलेज वाला, आपसे अच्छा एग्जाम देने वाला बच्चा कोई भी आगे नहीं हो पाएगा। इसको फॉलो कीजिए, आपको मजा आएगा। आज की क्लास यहीं रोकता हूं, अगली क्लास में मिलेंगे जहां पे हम लोग 3rd चैप्टर आपके बुकलेट का 4th चैप्टर यानी कि जीएसटी को मिला ले तो आपका चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो मेरे बच्चे वहां पे चलेंगे। ये गुडविल की बातें वहां भी आएंगी, वहां भी चलेंगे, और बहुत मस्त तरीके से उस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। बिलीव करो, आज रात आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल उठना है और उठ के फिर से इस चैप्टर को, मतलब अगला चैप्टर पढ़ने की एक ललक आपके अंदर है। फटाफट सीखो और काम बढ़ाओ। एक बात और बता दूं, आप में से कोई भी बच्चा जिस दिन सोच लिया कि यार सर मेरे सामने नहीं है, इसको आज नहीं कल पढ़ूंगा, मैं आज तो बस मस्ती कर लेता हूं, आप अपने सक्सेस से एक दिन पीछे चले गए हो। सक्सेस जो आपको पाना था, जो आपके सपने आपने देखे थे, उससे आप एक दिन पीछे चले गए। जितने दिन आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा आज नहीं कल कर लूंगा, आप उतने दिन अपने लाइफ में पीछे जा रहे हो। मत करना मेरे बच्चे, हमेशा 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 आपके पास खड़ा हूं, हमेशा, बशर्ते कि आप क्या करो कि जो जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया है यहां पे ये काम करना, उस दिन वो काम करना ही है, करना ही है। कल पे नहीं छोड़ूंगा, आज तो आज करूंगा। आप सबको बाय बाय टाटा, अगले चैप्टर में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11 12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसमें जितना जितना फायदा आपका है ना, उससे उतना, एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हजारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11 12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीजन है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन से आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है?
आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है मेरे बच्चे। इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।